तैयार हो जाइए यूपी टेट 2025 के लिए फ्री प्रैक्टिस बैच में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट सीडीपी 2016 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे। तो यह क्लास होगी बाल विकास के अंतर्गत जितने भी प्रश्न 2016 में पूछे गए थे उनको आज हम देखने वाले हैं इस क्लास में। तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार चैनल पर विजिट कर लीजिए और सभी महत्वपूर्ण क्लासेज वहां पर उपलब्ध हो गई हैं, आप उन्हें देखिए एक बार। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ए ऑप्शन कर रहा है भाषा विकास, बी ऑप्शन कर रहा है यौन विकास, सी ऑप्शन कर रहा है संज्ञानात्मक विकास और डी ऑप्शन कर रहा है सामाजिक विकास। तो चलिए बता दीजिए पियाजे मुख्य रूप से किस अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले जान जाइए भाषा विकास का जनक किसे, सिद्धांत किसने दिया था। तो भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो वो थे चौमस्की। ठीक है, चौमस्की थे। आप लोग इनका नाम नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह भी पूछे जाते हैं। तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो चौमस्की साहब ने दिया था, आप इन्हें जान जाइए। और सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपसे पूछा जाए तो वो थे बंडूरा महोदय। ठीक है, सामाजिक विकास का सिद्धांत बंडूरा महोदय ने दिया था, आप इन्हें भी जानते रहिएगा। और अगर बात करें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिया था, इसे दिया था जीन पियाजे महोदय ने। बंडूरा सामाजिक विकास सिद्धांत बंडूरा और वाटसन दोनों को माना जाता है। ठीक है, याद करिएगा, यहाँ पर गलती मत करिएगा। ठीक है, तो अगर बात करें इस प्रश्न की उत्तर की, तो जो हमारा उत्तर सी दिया गया है चौमस्की नहीं होंगे, यहाँ पर हमारा संज्ञानात्मक विकास होगा, पियाजे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर चौमस्की में मैंने पहले बताया दिया था कि भाषा विकास का जनक कहा जाता है चौमस्की को, और सामाजिक विकास का सिद्धांत जो दिया था वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहेंगे। ए ऑप्शन कह रहा है बहुलक, बी ऑप्शन कह रहा है मध्यमान, सी ऑप्शन कह रहा है मध्यांक और डी ऑप्शन कह रहा है मानक विचलन। तो जल्दी से कमेंट करिए कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहेंगे। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर बताते हैं। बिल्कुल सही, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहेंगे बहुलक। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं कि आप यूपी टेट के प्रश्नों को रट डालिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप इन प्रश्नों को रटिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो जो लोग भी यूपी टेट अभी सोच रहे हैं कि नहीं होने वाला ना, वो लोग पछताने वाले हैं। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि आपकी परीक्षा 29-30 जनवरी 2026 में होने वाली है। ये डेट नोट करिए। आयोग ने इसलिए 2 डेट दिया है कि इसके अंतर्गत किसी भी डेट में वो परीक्षा करा सकता है। ठीक है, यह मत समझिएगा कि अभी हमें क्या करना है, फॉर्म भरना है, फिर प्रवेश पत्र आएगा तब अंतिम समय में पढ़ेंगे। ये सब कुछ नहीं सोचना, सिर्फ हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, और किसी भी परीक्षा को पहली बार में ही क्रैक करने के लिए हमें उस परीक्षा का प्रीवियस ईयर प्रश्न याद रहना चाहिए। ठीक, चले आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आप बताइए कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्या पावलोव ने किया था, स्किनर ने, या थॉर्नडाइक ने, या कोहलर ने। तो जल्दी से बताइए किसके द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर की बात किया जाए तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था। स्किनर ने यह सिद्धांत का प्रयोग चूहे पर किया था, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, चूहे पर इसका प्रयोग किया गया था। अगर बात करें पावलोव का कौन सा सिद्धांत था, तो पावलोव का सिद्धांत था क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव का भी सिद्धांत याद करिएगा, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। और ये किस पर प्रयोग किए थे, तो ये किए थे कुत्ते पर प्रयोग। ठीक, इनके द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, ये नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा था, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, इन्होंने प्रयोग किया था किस पर, तो बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक, जान गए। अगर बात करें कोहलर ने क्या सिद्धांत दिया था, तो कोहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत। याद कर लीजिएगा, कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए, सूझ का सिद्धांत, ठीक है। सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा क्या? कोहलर ने हमारा सिद्धांत जो है बंदर पर प्रयोग किया था। ठीक, याद कर लिए। पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत और कुत्ते पर प्रयोग, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और बिल्ली पर प्रयोग, और कोहलर ने सूझ का सिद्धांत और बंदर पर प्रयोग। अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो हमारा बी ऑप्शन स्किनर हो जाएगा। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक, इनके द्वारा चूहे पर प्रयोग किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? मैंने अभी ऊपर प्रश्न में बता दिया था, पहले ही प्रश्न में मैंने बताया था। अगर आपने वह ध्यान से सुना होगा तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। तो चलिए बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी ऑप्शन कह रहा है व्यवहारात्मक सिद्धांत, सी ऑप्शन कह रहा है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, और डी ऑप्शन कह रहा है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कि अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था। अगर बात करें अल्बर्ट बंडूरा की तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कब दिए थे? तो 1969 और 71। ठीक है, 69 से 71 के बीच में इनका ये सिद्धांत आया था। ये डेट भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये डेट के अंतर्गत भी प्रश्न बन जाते हैं, 1969 और 71 के अंतर्गत। ठीक है, अगर बात करें सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस जो दिया गया संज्ञानात्मक क्षेत्र में, वो कौन दिया था? तो आपको मैंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था वो जीन पियाजे ने दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इरिक एरिक्सन ने दिया था। और व्यवहारात्मक सिद्धांत तो वाटसन ने दिया था। व्यवहारवाद का जनक वाटसन को कहा जाता है। ठीक है, इतना याद करिएगा और इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड करी जा रही है। डेली सुबह 10 बजे में हमारी क्लासें लाइव चल रही हैं। ठीक, और जो लोग हमसे पुराने से जुड़े हैं, पुराने समय से पहले से ही, वो लोग इस क्लास को डेली ज़रूर शेयर करें या अपने स्टेटस पर एक बार ज़रूर लगा दिया करें। ठीक, चलें अगला प्रश्न देखेंगे कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो बिने साइमन ने, टर्मन ने, थॉर्नडाइक ने, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। एक बुद्धिलब्धि का सूत्र पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि बुद्धिलब्धि मतलब आईक्यू। ठीक है, आईक्यू बराबर क्या होता है? आईक्यू बराबर होगा मानसिक आयु बटा, ठीक है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु हो जाएगा, आप लोग नोट करिएगा, गुणे जो होता है 100 हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र भी याद कर लीजिएगा। बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ये सूत्र बार बार पूछा जाता है मानसिक आयु को ज्ञात करने के लिए। अगर बात करें मानसिक आयु संप्रत्यय को किसने दिया था, तो वो थे हमारे बेने एवं साइमन। ठीक, चले यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? बताइए सीखने का नियम कौन सा नहीं है? थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह प्रश्न आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से प्रश्न आपसे गलत कराने की कोशिश किया गया था आयोग के द्वारा। ठीक है, कह रहा है कि तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। सीखने का नियम किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। उनका नियम जो था दो रूपों में बटा था, एक था प्राथमिक नियम, दूसरा था द्वितीयक या गौड़ नियम। प्राथमिक नियम में उन्होंने 3 पॉइंट बताए थे और गौड़ नियम में उन्होंने 5 पॉइंट बताए थे। तो यहाँ पर प्राथमिक नियमों की बात किया गया था। तो प्राथमिक नियम के अंतर्गत कौन कौन से थे? तत्परता का नियम था, या प्रभाव का नियम था, अभ्यास का नियम था। लेकिन तनाव का नियम जो है यह सीखने का नियम नहीं है। ये हमारा ऑप्शन यही गलत था, इसलिए हमारा यह प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें नेगेटिव चुनना था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था?
ए ऑप्शन करा है बिल्ली पर, बी ऑप्शन करा है कुत्ते पर, सी ऑप्शन करा है बंदर पर और डी ऑप्शन करा है चूहे पर। मैंने सब चीज़ बता दिया है। यहाँ पर जिन जिन लोगों ने किस पर प्रयोग किया था तो उनको बता दिया था। एक बार फिर से ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में। अगर बात करें चूहे पर किसने प्रयोग किया था, तो चूहे पर स्किनर महोदय ने प्रयोग किया था। नोट करिए नाम, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया। अगर पूछा जाए कि बंदर पर किसने प्रयोग किया, तो बंदर पर प्रयोग करने वाले थे कोहलर। ठीक, बंदर पर कोहलर ने प्रयोग किया। तो पावलोव ने किस पर किया था, तो कुत्ते पर। और बिल्ली पर, तो बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक महोदय ने। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, कुत्ते पर पावलोव ने, बंदर पर कोहलर ने, चूहे पर स्किनर ने। यह प्रश्न 2016 के पेपर में आया था, जो दिसंबर में हुआ था, 19 दिसंबर को। क्योंकि 2016 में पेपर 2 बार हुआ था यूपी टेट का, एक बार दिसंबर में, एक बार फरवरी में पहले ही हो चुका था। ठीक है, तो हम दोनों पेपरों को सॉल्व कराएंगे आपको, क्योंकि यह प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन कुत्ते पर सही हो जाएगा। ठीक, तो पावलोव ने संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया था। इसे आप लोग बी ऑप्शन नोट करिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है सोच द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया था, तो क्या पावलोव ने, या कोहलर ने, या पियाजे ने, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। मैंने अभी बताया था कि सूझ का सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था, तो कोहलर ने दिया था। और कोहलर ने सूझ का सिद्धांत किस पर प्रयोग किया था, तो कोहलर ने बंदर पर प्रयोग किया था इस सिद्धांत का। इतना याद करिएगा। और पावलोव ने कुत्ते पर, पियाजे ने किस पर प्रयोग किया था बताइए। चलिए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आप पढ़े ना हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़िए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन कोहलर सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रश्न यूपी के सुपर टेट परीक्षा में 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। क्योंकि यह प्रश्न यूपी टेट में आया था, तो इसे उठाकर आयोग ने सुपर टेट की वैकेंसी में भी इस प्रश्न को पूछ लिया था। और जो लोग यूपी टेट में प्रीवियस ईयर को पढ़े थे, तो उनको यहाँ से 1 नंबर यूपी टेट में भी मिल गया और साथ में सुपर टेट में भी मिल गया। ठीक है, तो बताइए कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। क्या प्रेरणा कहेंगे, संवेदना कहेंगे, सीखना कहेंगे या प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। चलिए, तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को जो हम कहते हैं प्रेरणा कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर प्रेरणा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, और यह जो एक प्रकार से यह परिभाषा है, याद करिएगा। इसे प्रेरणा या अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। ये मत समझिएगा कि प्रेरणा ही लिखा रहे तभी हम ऑप्शन में देंगे, नहीं, ये अभिप्रेरणा भी होता है, याद करिएगा। अभिप्रेरणा या प्रेरणा या मोटिवेशन, तीनों शब्द में से कोई भी दिया हो आप उसे टिक करिएगा। अगर आपसे मान लीजिए कि पूछा जाए कि इस परिभाषा को किसने दिया था, तो यह परिभाषा दिए थे गुण महोदय ने। ठीक है, तो गुण महोदय ने यह परिभाषा दिया था, इनका नाम याद करिएगा। गुड़ खाने वाला मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुण महोदय के द्वारा यह परिभाषा दिया गया था और इसका उत्तर प्रेरणा या अभिप्रेरणा होता है। तो यहाँ पर प्रेरणा दिया गया, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि विस्मृति कम करने का उपाय है। अब बताइए विस्मृति किस तरीके से कम किया जा सकता है। ए ऑप्शन कह रहा है सीखने में कमी, बी ऑप्शन कह रहा है सीखने के त्रुटिपूर्ण विधि, सी ऑप्शन कह रहा है पाठ की पुनरावृत्ति और डी ऑप्शन कह रहा है स्मरण करने में कम ध्यान देना। चलिए बताइए, कमेंट करते रहिए आप लोग, उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए चलिए बताइए जल्दी से। विस्मृति कम करने का सबसे जो महत्वपूर्ण उपाय होता है, आपको भी पता होगा, कोई भी चीज़ अगर आप विस्मृति मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। विस्मृति मतलब होता है भूलना। ठीक है, अगर आप सीखी हुई बातों को
चेतन में नहीं ला सकते, असफल रहते हैं चेतन में लाने से, समझ लीजिए आपको विस्मरण हो रहा है। तो विस्मरण का सबसे बेस्ट उपाय जो होता है, किसी भी चीज़ को बार-बार करते रहना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई प्रश्न है आपको बार-बार भूल रहा है, तो आप उसके बार-बार पढ़ेंगे या बार-बार पुनरावृत्ति करेंगे उसका, ताकि वह आपको भूले ना। ठीक है? तो पाठ की पुनरावृत्ति करने से जो हमारा विस्मृति है, वह कम हो सकता है। ठीक? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन सही। और आगे बढ़ेंगे, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि इस बार हमने ठान लिया है कि यूपी टेट में आपको इस बार 100 प्लस स्कोर पहली बार में ही दिला देना है। यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास करने के बाद हम आपको तैयारी करा रहे हैं। सीडीपी जैसे सब्जेक्ट में मैंने सी टेट में 30 में 30 नंबर पाया। अभी मैं अपनी मार्कशीट किसी क्लास में दिखा दूँगा। ठीक है? यूपी टेट की मार्कशीट अभी हमने आयोग से ली ही नहीं, मतलब डायट पर मार्कशीट आ गई, लेकिन कभी मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है? तो यूपी टेट की मार्कशीट अभी हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन रिज़ल्ट जिस दिन शो हो जाएगा हम आपको अपना रिज़ल्ट दिखा देंगे। रिज़ल्ट का कहीं पर मोबाइल में होगा स्क्रीनशॉट, उसको खोजना पड़ेगा। फिलहाल हम आपको दिखा देंगे किसी दिन कि हमने यूपी टेट में भी 100 नंबर पाया है और सीटेट में 101 नंबर पाया था पहली बार में। और सीडीपी जैसे विषय में, जिसे आप बाल विकास कहते हैं, सीटेट बाल विकास में हमने 30 में 30 पाया था। 30 के 30 प्रश्न सही किए थे। हम आपको दिखाएँगे सीटेट की रिज़ल्ट हमारे पास है, क्योंकि सीटेट का रिज़ल्ट कभी भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो हम अपना सीटेट का रिज़ल्ट दिखा सकते हैं। लेकिन अभी यूपी टेट का रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा है, इस समय कुछ टेक्निकल गड़बड़ी है, नहीं तो मैं अपना यूपी टेट का भी रिज़ल्ट आपके सामने रख देता। ठीक? चलें, फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगर आप भी चाहते हैं पहली बार में पास होना, तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि जो खुद पास हो सकता है पहली बार में, वो आपको करा भी सकता है पहली बार में पास। ठीक? चलिए, अगला प्रश्न देखिए। 2016 आज सीडीपी का पूरा निचोड़ प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि 30 प्रश्न जो भी पूछे गए थे 2016 में, यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जो अभी तक मैं 2018, 2017, आज 16, तो इस प्रकार के जो हम प्रीवियस ईयर लगातार आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उनको याद करिए या रट डालिए। नहीं तो परीक्षा में यहाँ से अगर प्रश्न आ गए ना, तो पछताने के अलावा और कुछ करेंगे नहीं आप। ठीक? चलिए फिलहाल प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि क्रोध व भय प्रकार है, किसका प्रकार है? ए ऑप्शन कह रहा है अभिप्रेरणा का, बी ऑप्शन कह रहा है संवेग का, सी ऑप्शन कह रहा है परिकल्पना का, और डी ऑप्शन कह रहा है मूल प्रवृत्ति का। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। चलिए, तो बात करें क्रोध व भय किसका प्रकार होता है, तो संवेग का प्रकार होता है। ये आप भी जानते रहे, क्योंकि ये संवेग ही हैं। संवेग क्रोध व भय के प्रकार होते हैं। मैकडूगल के द्वारा 14 प्रकार के संवेगों का वर्णन किया गया है, आप जानते रहिए। मैकडूगल को ही मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है, इतना भी आप जानते रहिएगा। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य नकल व्यवहार की नकल, देखिए प्रश्न फिर पढ़िए। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, क्या है? ए ऑप्शन कर रहा है सीखना, बी ऑप्शन कर रहा है अनुकरण, सी ऑप्शन कर रहा है कल्पना, और डी ऑप्शन कर रहा है चिंतन। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा यहाँ पर उत्तर हमारा इस प्रश्न का। चलिए, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है, तो उत्तर क्या होगा हमारा, हो जाएगा अनुकरण। जब हम दूसरे का नकल करते हैं तो मतलब उसका अनुकरण करते हैं, यह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस अनुकरण के माध्यम से छोटे बच्चे बहुत आसानी से कुछ भी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है? तो मनोविज्ञान में इसको बहुत अच्छा माना गया है छोटे बच्चों के लिए। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है, कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। यह प्रश्न अभी मैंने ऊपर बताया, जस्ट इसका फॉर्मेट चेंज करके आपके सामने रख दिया गया। तो बताइए क्या कहेंगे, कल्पना कहेंगे, स्मृति कहेंगे, या विस्मृति कहेंगे, या ध्यान कहेंगे। तो जो बात सीख नहीं, मतलब सीखी हुई बात को अगर आप स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, उसका स्मृति होगा नहीं, कल्पना तो होगा ही नहीं, ध्यान तो होगा नहीं, जो उत्तर होगा हमारा विस्मृति होगा। मतलब किसी भी बात को हम पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो वह कहलाता है हमारा विस्मरण। अगर हम स्मरण कर पा रहे हैं तो वह हमारा स्मृति हो जाता है। ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए,
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनसे एक ही निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं उन लोगों से कि अभी समय है, अभी आप पढ़िए। ऐसा मत करिए कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि हाँ अपना नाम मिल गया कि अब पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ किसी चैनल के साथ जुड़ने से आप कभी पास नहीं हो सकते। और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अंतिम समय में पढ़ेंगे, वो लोग बहुत धोखा खाने वाले हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है। मेरे पास सिलेबस 5 विषयों का है, बहुत विस्तृत है। और जो लोग मिडिल की तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे एक बात कहेंगे, मिडिल और जो पीआरटी है दोनों की सिलेबस में थोड़ा चेंजिंग है, आप पढ़िए। सभी प्रश्न सेम होते हैं, कुछ टॉपिक इधर-उधर होते हैं बस, ठीक है? तभी हम एक वीडियो बना देंगे कि सिलेबस में कौन-कौन से अंतर है। वैसे तो अंतर कुछ नहीं, सिर्फ प्रश्नों का लेवल ऊपर-नीचे कर देते हैं। पीआरटी में थोड़ा लेवल कम रखते हैं और मिडिल का जो टेट होता है वहाँ पर हल्का-सा लेवल ऊपर कर देते हैं। बाकी सेम चैप्टर, सेम सिलेबस दिया गया है। यही हाल सीटेट के भी सिलेबस में दिया गया है। अगर आपने पीआरटी के सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया और जो एसएसटी लेते हैं, जैसे मिडिल में 2 सब्जेक्ट मेन होते हैं, एक एसएसटी होता है, एक साइंस होता है। तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट 60 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है? तो एक विषय स्पेशली जो होता है मिडिल का, वहाँ पर 60 नंबर पूछा जाता है। अगर आपने उससे तैयारी कर लिया तो आपको मिडिल में भी पास होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये हिंदी हो गया, सीडीपी हो गया, और जैसे आपने संस्कृत लिया तो संस्कृत, ये सब जो है ना, 3 मिडिल में और प्राइमरी में दोनों सेम सिलेबस हैं। तो एक में पढ़ेंगे तो दोनों में काम दे देगा, ठीक है? इसलिए दोनों लोगों के लिए क्लासें हैं हमारी जो हो रही हैं इम्पोर्टेंट। चलिए बताइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। क्या माना जाता है? मंद बुद्धि, बी ऑप्शन कह रहा है सामान्य बुद्धि, सी ऑप्शन कह रहा है श्रेष्ठ बुद्धि, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलें, तो सबसे पहले टर्मन ने जो बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण किया था उसे ध्यान से सुनिएगा। पहले 130 से अधिक वाले जो बुद्धिलब्ध वाले बालक हैं उनको प्रतिभाशाली बुद्धि कहा जाता है। 121 से 130 वाले बुद्धि को प्रखर बुद्धि कहते हैं। 111 से 120 वाले बुद्धिलब्धि वाले बालक को तीव्र बुद्धि कहा जाता है। और 90 से 110 सामान्य बुद्धि माना जाता है। और 81 से 90 वाले को मंद बुद्धि माना जाता है। और 71 से कम बुद्धिलब्धि वाले बालकों को जड़ बुद्धि कहा जाता है। इतना आप फैक्ट याद करिए, नहीं तो आप कहीं पर लिख लीजिए, ठीक? अगर बात करें 90 से 10 के 100 के बीच, 100 का है या 110 का है, ठीक है? 90 से उसे सामान्यता जो होता है ना, 90 से 110 होता है, ठीक? लेकिन यहाँ पर 100 दिया गया, लेकिन फिर भी हमारा वो सही हो जाएगा। उत्तर जो होगा हमारा क्या होगा? सामान्य बुद्धि, ठीक? सामान्य बुद्धि। चलिए बी ऑप्शन को नोट करिएगा और आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हॉल मतलब जानते हैं, स्टैनले हॉल, ठीक? स्टैनले हॉल को किशोर मनोवैज्ञानिक माना जाता है और किशोर मनोविज्ञान का जनक भी स्टैनले हॉल को ही कहा जाता है। इनको याद करिएगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एडोलसेस, तो जो किशोरावस्था से संबंधित है। इसमें इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दिया था, अभी मैं बताऊंगा। चलिए फिलहाल प्रश्न पर आते हैं। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो बताइए, बुद्धि की प्रकृति, बी ऑप्शन करें अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, सी ऑप्शन करें मूल्य का विकास, और डी ऑप्शन करें किशोरावस्था का विकास। चलें, जल्दी से कमेंट करिए उत्तर क्या होने वाला है यहाँ पर हमारा। पहले मैंने अभी बताया कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी एडोलसेस, इनकी पुस्तक कब आई थी? तो एडोलसेस की पुस्तक आई थी 1904 में। इस पर पूरी तरीक़े से किशोरावस्था की ही बात इनके द्वारा की गई थी। और यहाँ पर हमारा जो सिद्धांत होगा, किशोरावस्था का विकास ही होगा इसमें, ठीक? ये किशोर मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं और किशोर मनोविज्ञान का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। यहाँ पर हमारा जो होगा उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? चलें, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? अभी मैंने बताया था ऊपर। चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है पियाजे, बी ऑप्शन कह रहा है स्टैनले हॉल, सी ऑप्शन कह रहा है वाटसन, और डी ऑप्शन कह रहा है फ्रायड। चलिए बताइए उत्तर क्या होने वाला है। चलिए,
मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? तो किसने महत्व दिया? तो फ्रायड महोदय ने महत्व दिया था। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 5 इसमें जो है 5 अवस्थाओं का उल्लेख उन्होंने किया था। कौन-कौन सी अवस्थाएँ हैं उनको एक बार सुन लीजिए। मुखी अवस्था, ठीक है, नोट करिए। चलिए, मुखी अवस्था, ठीक है। मुखी अवस्था पहला हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा गुदी अवस्था, ठीक। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुदी अवस्था और तीसरा जो होगा लैंगिक अवस्था। यहाँ पर नोट करते चलिएगा, लैंगिक अवस्था। और चौथा जो होगा क्या होगा? अदृश्यता। चलिए, चलिए अदृश्यावस्था, ठीक है, या नोट कर लीजिएगा अदृश्यावस्था। और पांचवा जो होगा क्या होगा? चलिए बताइए। एक आप बताइएगा, पांचवा जो होगा आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, जन ज्ञानेंद्रिय अवस्था होता है, जन ज्ञानेंद्रिय अवस्था होता है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा डी ऑप्शन पियाजे महोदय हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था और कब स्थापित किया था, ये सब बताते हैं इस प्रश्न में हम। चलिए, तब तक आप उत्तर दीजिए। क्या विलियम वुंट ने, पियाजे ने, वाटसन ने, या क्या 2 बार वाटसन आ गया? चलिए, यहाँ पर 2 बार वाटसन हो गया, तीनों में ही ऑप्शन है, बताइए। ए, बी, सी में उत्तर बताइए। अब तो आपके लिए सरल हो गया ना, बताइए। चलिए, अगर बात करें मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी, तो कब स्थापित की गई थी? 1879 में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। कहाँ पर? तो जर्मनी में, ठीक। जर्मनी में। अगर पूछा जाए जर्मनी में कहाँ पर, तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में। आप जानते रहिएगा, यह प्रथम मनोविज्ञानशाला थी और इसकी स्थापना किसने किया था? तो विलियम वुंट महोदय ने किया था। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सन भी याद करिएगा 1879 में, ठीक। चलिए, अगले प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ए ऑप्शन का है कर्ट लेविन, लेकिन है यहाँ पर लेविन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कर्ट लेविन, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, लेविन। चलिए, कर्ट लेविन। दूसरा करा है मैक्स वर्दीमर। सी ऑप्शन करा है पियाजे और डी ऑप्शन करा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो वो रखने वाले थे मैक्स वर्दीमर, ठीक। मैक्स वर्दीमर। क्लास कैसी लग रही है? एक बार आप बताइए, क्लास कैसी लग रही है? डेली क्या आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस देख रहे हैं? अगर देखिए, एक बात है यूट्यूब की, अगर आप बाद में क्लास देखेंगे, लाइव नहीं देखेंगे ना, तो यूट्यूब क्या करता है, जो क्लासेस बहुत अच्छी होती है उस पर अधिक से अधिक ऐड चलाता है बाद में। अगर आप तुरंत जब लाइव होती है सुबह 10 बजे हमारी क्लासेस, तुरंत आप देख लेंगे ना, तो जो ऐड दिखाया जाता है आप उससे बच जाएँगे। एक बार आपके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ऐड दिखाएगा और आप बचे रहेंगे। नहीं तो अगर मान लीजिए हमारी क्लासेज आधा घंटा की होती हैं, तो बाद में आप 10 बजे के बाद देखेंगे, जब लाइव ख़त्म होगा तब देखेंगे, तो आधे घंटे की क्लास में लगभग 5 से 6 बार ऐड चलाते हैं ये लोग, ठीक है? उसमें मैं कुछ नहीं करता, ये लोग खुद चलाते हैं, ठीक? तो आप ऐड से भी बच जाइए और आसानी से पढ़िए। लाइव चल रही हो, कमेंट-समेंट बाद में करिएगा, जब मैं कहूँ तब करिए, सिर्फ़ आप पढ़ाई करिए। ठीक? और पूरी क्लास देखा करिए। अगर ये सोचेंगे कि अभी 10 मिनट देख रहे हैं, 5 मिनट बाद में देखेंगे, 5 मिनट बाद में देखेंगे, 24 घंटे में क्लास को पूरा करेंगे, तो ऐसा मत करिएगा, तो कुछ भी आप याद नहीं कर पाएँगे। ठीक है? इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट हो, सभी काम को साइड करिए, क्योंकि आपको इस बार यूपी टेट में पास होना है। अगर आप यूपी टेट में इस बार पास नहीं हुए, तो 2026 में हो सकता है यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आ जाए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट यानी 2026 में चांसेज हैं। तो अगर आप टेट नहीं पास हो सकते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। चलिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन करा है अधिगम, बी ऑप्शन करा है अभिप्रेरणा, सी ऑप्शन करा है स्मृति और डी ऑप्शन करा है सृजनात्मकता। चलिए, बताइए संघनन का जो सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? तो बात करें संघनन के सिद्धांत की, तो संघनन का सिद्धांत किससे संबंधित होगा? वो हो जाएगा हमारा स्मृति से, ठीक है। संघनन का सिद्धांत जो संबंधित है वो हो जाएगा स्मृति से। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ का सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे।
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? ए ऑप्शन कर रहा है व्यवहारवादियों का, बी ऑप्शन कर रहा है संरचनावादियों का और सी ऑप्शन कर रहा है मनोविश्लेषण का और डी ऑप्शन कर रहा है गेस्टाल्ट वादियों का। चलें, अभी मैंने बताया था कि क्षेत्रवाद सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो कर्ट लेविन को इसका जनक माना जाता है। और क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग से संबंधित, तो कर्ट लेविन किस मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं, तो गेस्टाल्ट वादियों के अंतर्गत कर्ट लेविन को माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गेस्टाल्ट वादियों का। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में खाली स्थान दे दिएगा और पूछा जा रहा है आगे क्या, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। यानी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ए ऑप्शन का रहा है व्यक्तित्व, बी ऑप्शन का रहा है रुचि, सी ऑप्शन का रहा है बुद्धि, डी ऑप्शन अभिक्षमता। बताइए किसका प्रयोग करेंगे, तो बिल्कुल सही, बुद्धि जो है बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन है, बैटरी का मापन किया जाता है, जो प्रयोग होता है भाटिया, यहाँ पर भाटिया बैटरी लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। अगर आपने पिछली परीक्षाओं को दिया होगा यूपी टेट का, तो भाटिया के बारे में जानते होंगे, भाटिया परीक्षण के बारे में भी आप पढ़े होंगे। लेकिन जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो लोग शायद ये शब्द ही पहली बार सुन रहे होंगे। टेंशन मत लीजिए, आप पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ तो जुड़ जाइए, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी पूरा काम हम करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया, जो क्लासेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आपको सुबह 10 बजे क्लासेज देखने हो तो ज़रूर देखें। उसके बाद 1 महीने का समय दीजिए, आपको हम पूरा सीडीपी रटा देंगे। ठीक है, अभी तो हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, जैसे ही प्रीवियस ईयर समाप्त होगा हम एक से एक चैप्टर लाएंगे, एक से एक मैराथन क्लासेस लाएंगे। आप देखते रह जाएंगे, आप सोचेंगे कि यहाँ से ही प्रश्न तो पक्का है हमारा। ठीक, चलिए फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, क्या हॉल ने दिया था या पियाजे ने, स्किनर ने या इनमें से कोई नहीं। चलें, बात करें, बी.एफ. स्किनर ने वर्ष 1942-43 में सक्रिय अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, आपको पता होना चाहिए। और इसका सिद्धांत का नाम दूसरा था, स्किनर का ने ही दिया था अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। चलिए सी ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन का है अधिगम, बी ऑप्शन अभिप्रेरणा, सी ऑप्शन अभिवृत्ति और डी ऑप्शन अभिक्षमता। बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। चलिए जल्दी बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा। तो बात करें व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं अधिगम। ठीक, अधिगम कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मान्यता देता है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव कहलाएगा। क्या कहलाता है, एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मान्यता देता है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव कहलाता है। क्या कहलाएगा, ए ऑप्शन कह रहा है द्वंद्व, बी ऑप्शन कह रहा है कुंठा, सी ऑप्शन कह रहा है चिंता और डी ऑप्शन तनाव। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि प्रश्न 2016 के पेपर में आया हुआ है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसका उत्तर जो होगा वह कहलाता है कुंठा। ठीक, बी ऑप्शन नोट कर लीजिए इस प्रश्न का कुंठा और आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा रहा है कि कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। ए ऑप्शन कर रहा है भाषा विकास, बी ऑप्शन कर रहा है सामाजिक विकास, सी ऑप्शन कर रहा है नैतिक विकास और डी ऑप्शन शारीरिक विकास। चलिए बताइए
कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो संबंधित है किससे? नैतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है? कोहल वर्ग ने जो सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो आप इनके बारे में जानते होंगे। ठीक? तो ये रहा आज की क्लास का पूरा क्वेश्चन। इतने प्रश्न यूपी टेट 2016 के पेपर में पूछे गए थे, जो दिसंबर में पेपर हुआ था, इसके प्रश्न ये थे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको और किस टॉपिक पर चाहिए? अभी तो हम तीनों सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर डेली करा रहे हैं। अभी हमने 2018 को पूरा समाप्त कर दिया, हिंदी, सीडीपी और ईवीएस। अब उसी प्रकार से तीनों सब्जेक्ट का 2017 का भी करा दिया और 2016 को भी देखिए आज हम करा रहे हैं। इससे पहले 1-2 क्लासेज हुई होंगी, आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर लीजिए। ठीक? फिलहाल क्लास अच्छी लगी हो तो आप भी हमारे साथ फ्री प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत जुड़ना चाहते हैं तो आपसे ₹1 का भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि सारी क्लासेज हम आपको यूट्यूब पर कराएँगे, तब कराएँगे जब आप पढ़ना चाहेंगे तब। ठीक? सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। अगर आप सुबह 10 बजे डेली क्लासेस लाइव देखेंगे तो क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी, नहीं तो क्लासेज यहीं पर ही रोक दी जाएँगी। ठीक? क्यों? जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो मेरा क्लास कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने एक लक्ष्य बनाया था आपकी कि अगर आप लोग तैयारी करेंगे हमारे साथ, तो इस बार हम आपको यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच यूट्यूब पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? तो बाकी आपकी इच्छा, आपको पढ़ना है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको यह क्लास कैसी लगी ये भी बताइए। क्या आप लोग भी अपने मित्रों को शेयर करते हैं क्लास को? उनको भी बताते हैं कि यूपी टेट की तैयारी कहीं पर फ्री में कराई जाती है? यह भी आप बताइए। ठीक? एक बार क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि अभी बहुत लोग नहीं जानते कि यूट्यूब पर यूपी टेट की फ्री भी प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है? क्या यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड करना कोई गुनाह नहीं है ना? चलिए, फिलहाल जुड़ जाइए हमारे साथ, तैयारी करते रहेंगे इसी प्रकार से। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे, तैयार रहिएगा। धन्यवाद।